कुछ गुड लोन होते हैं, कुछ बैड लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में आ रहा है। इन सब में सबसे खतरनाक चीज क्या है, आजकल लोग जो है लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो अभी कार भी ले ली, अभी मोबाइल की भी जरूरत है, थोड़ा लाइफ भी जीनी है, मतलब लाइफ स्टाइल भी है, थोड़ा क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर करते रहते थे, जो भी ड्यूज थे उसका मिनिमम अमाउंट पे किया और आगे। मैं लास्ट वीक में एक सेमिनार लेने गया था, वहाँ पे मुझे एक जेंटलमैन मिले जिन्होंने 20 लाख का होम लोन लिया हुआ और 12 लाख का पर्सनल लोन है, और उनकी तनख्वाह तो 50,000 भी नहीं थी। अक्सर लोग कहाँ गलती करते हैं? पहली गलती जो लोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड को इम्पैक्ट करता है। होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। ईएमआई भरते भरते लोग सोचते हैं क्या हम इसी के इंटरेस्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आज का टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड रिड्यूस डेट, ताकि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकल सके और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा सके। तो हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मैलवा, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता। एंड यस, डेट और लोन एक टूल भी हो सकता है और ट्रैप भी हो सकता है। हाँ जी सर। अगर आप उसको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम से पे कर रहे हैं, तो वो टूल है। इससे आप बहुत बड़ी एसेट भी बना सकते हैं लोन और डेट के थ्रू। और अगर आप उसको मिसयूज कर रहे हैं या ईएमआई में या उसका जो किस्त चुकाने में फेल हो रहे हैं, तो वो ट्रैप हो सकता है और पूरी तरह आप ट्रैप में आ सकते हैं। चलो इसी को सीखते हैं हम, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, जैसे किस तरीके से आपको, किस लोन से आपको बचना है, किस तरीके से अपने लोन को या डेट को पे ऑफ करना है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस किस तरह के डेट आम लोग लेते हैं और उसका नेचर क्या होता है। ओके, अगर डेट की बात करें, डेट को आम भाषा में लोन भी बोलते हैं कि लोन लेना एक डेट लेना होता है। हाँ जी। तो जो लोन या डेट जो है 3-4 तरीके के होते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला होता है होम लोन। जैसे कि आप जब घर लेना चाहते हैं, घर एक मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, सबके पास डाउन पेमेंट में 100% नहीं होता है, तो उसमें आप होम लोन लेते हो। ठीक है, वो बड़ा अमाउंट होता है, गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको वो लोन मिलता है, और उसका ड्यूरेशन भी लंबा हो सकता है कि 15, 20, 30 साल तक उसका लोन ड्यूरेशन हो सकता है। आप इकट्ठी, आपको जब घर खरीद रहे हैं या घर बुक कर रहे हैं, अमाउंट बिल्डर को जो है बैंक दे देता है, या जो होम लोन देने वाली एजेंसी दे देती है। जैसे फौज में बोले तो EGIF में मिल जाता है, और फिर किस्तों में विद ब्याज आप उसको पे करते रहते हो। यह एक। दूसरा होता है पर्सनल लोन। आपने कुछ भी काम करना है, घर में कुछ खरीदना है, कोई बाकी लोन नहीं मिल रहा, आपके पास पैसे है नहीं, सेविंग उतनी है नहीं, तो आप पर्सनल लोन लेते हो, जो कि थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे आता है। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि होम लोन में जो होम के कागज है, जो घर आप खरीद रहे हो, उसके कागज बैंक के पास रहते हैं या लोन डिसबर्सिंग एजेंसी के पास रहते हैं। पर्सनल लोन में एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है। उसका इंटरेस्ट रेट आज के दिन 13-14% आमतौर पे चल रहा है। तीसरा होता है एजुकेशन लोन, जो हायर एजुकेशन, जैसे डिपेंडेंट की हायर एजुकेशन के लिए हम जो है एजुकेशन लोन लेते हैं। वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी काम आ सकता है, अब्रॉड में भी काम आ सकता है, और इसका जनरली जो पेमेंट होता है वो डिग्री खत्म होने के बाद होता है। जिस एजुकेशन के लिए आप गए वो खत्म हो गया, उसके बाद उसका पेमेंट स्टार्ट होता है। तो ये 3 लोन है। चौथा लोन हो सकता है जैसे कि किसी भी कमोडिटी के अगेंस्ट, जैसे कार लोन हो गया। आपने कार ली तो कार के ऊपर लोन मिल गया, वो भी थोड़ा सा महंगा होता है। और जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप लोन ले सकते हो। वो अनसिक्योर्ड लोन होता है और बहुत ही महंगा होता है। उसका इंटरेस्ट रेट 35, 36 और 50% तक भी हो सकता है पर ईयर, मतलब कि 3-4% पर मंथ आप ब्याज देंगे। तो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन या क्रेडिट कार्ड लोन भी होता है। तो ये 4-5 तरह के लोन जो मैं बताए हैं, इसमें कुछ गुड लोन होते हैं, कुछ बैड लोन होते हैं। हमारी कैटेगरी के हिसाब से 3 लोन है। एक तो होम लोन, एजुकेशन लोन, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस पे लोन मिल जाता है। ये तीनों लोन हैं, वो अच्छे लोन होते हैं। हालांकि अमाउंट बड़ी होती है जब किसी भी चीज के लिए लोगे आप, लेकिन वो अच्छे लोन होते हैं।
पहली बात तो वो सस्ते रेट पे मिलते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट कम होता है। दूसरा, इन तीनों में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये गुड लोन होते हैं जो हमें लेने चाहिए। अगर कभी भी आप घर ले रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सके तो लोन पे लो। दूसरे होते हैं बैड लोन्स। ये बाकी लोन जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पे आते हैं, जैसे कि कार पे आ गया, मोबाइल पे आ गया, क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर कराना कि भाई मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, ये सब बैड लोन होते हैं। पहली बात तो ये थोड़े से महंगे होते हैं, जो सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारी एफडी देती है उससे भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, इनमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। तीसरी, ये सारी की सारी डेप्रिशिएटिंग एसेट है कि उसमें आप किस्तें भी देते रहोगे लेकिन आपकी एट द एंड ऑफ द डे डेप्रिशिएट होके वो, जैसे कार है 10-15 साल में वो जीरो वैल्यू हो ही जाती है, मोबाइल है 4-5 साल के बाद जीरो हो जाता है। तो ये बैड लोन होते हैं जिनसे दूर रहें। लेकिन विडंबना जो होती है, वो विडंबना ये है कि लोग जो है होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्योंकि बड़े अमाउंट होते हैं उनसे तो डरते हैं, और ये छोटे छोटे लोन, पर्सनल लोन, मोबाइल लोन, कार लोन, इनको लेते रहते हैं। वो गलत है, वो महंगे पड़ते हैं आपको। तो सर अब बताइए कि अगर किसी के पास इनमें से मल्टीपल लोन हो तो उसे कैसे मैनेज करें? ओके, यस, चलो इनको सिंपल 4-5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि टेक कंट्रोल एंड टेक कंसोलिडेट ऑन वन पीस ऑफ पेपर कि आपके पास लोन क्या क्या है। आप लिस्ट डाउन करिए कि कितना लोन है, कितना अमाउंट बाकी है, ठीक है, क्या ईएमआई है, कौन से बैंक से, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लिस्ट डाउन करें। जब आपके 4-5 लोन जितने भी लोन है तो आपको एक कंसोलिडेटेड उस पर मिल जाएगा कि भाई आपकी कितना आप डेट में हो और कितनी आपकी ईएमआई ड्यू है, कितना पेमेंट ड्यू है। एक दूसरा है जो महंगे लोन है। महंगे लोन में जैसे क्रेडिट कार्ड लोन है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है बेसिकली, और जिन पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, उनको आप पहले पे कीजिए। सबसे महंगा मतलब जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उसको आप पहले पे करेंगे तो आप जो एक इतनी अच्छी चीज नहीं है जो महंगा लोन है वो आप जल्दी राइट ऑफ कर पाओगे। तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का जो है, जो आपको महंगा पड़ रहा है लोन, उसको पेमेंट करने की स्ट्रेटेजी को डेट एवलांच स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं कि जो महंगा है वो उसने आपने कर लिया, जिसने आपके कॉस्ट बेनिफिट आपको हो जाता है। ठीक है। तीसरा स्टेप है, अगर आपके पास लोन है, आपने किसी उसके लिए, तो लोन की ईएमआई जाती है मंथली, तो उस जहां तक पॉसिबल हो अपनी वो जो लोन पेमेंट ईएमआई है उनको ऑटोमेटिक करें, ऑटो डेबिट करें कि भाई जिस दिन मेरी पे आई उससे अगले दिन सारे लोन चले जाएं। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि भाई कितना पैसा बच गया जिस पे मैंने पूरा महीने का गुजारा करना है, बाकी खर्चे करने हैं। यह है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 है कि जब भी आपको कोई ईयरली बोनस मिलता है, एरियर मिलता है, या जैसे सीडीए वगैरह से क्लेम इकट्ठे आए हैं, पैसा आपके पास आ गया, तो उसको आप जो भी अमाउंट आया उसको लोन के अगेंस्ट पे कर दें, तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, ईएमआई का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। दूसरा है, हर साल हमारा पे बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, तो ईएमआई क्यों नहीं बढ़ाई जाती? ईएमआई को भी बढ़ाएं। जितना अगर आज आप लोन की ईएमआई 10,000 की है, आपके 10% इंक्रीमेंट हो गया तो आप उसका भी 10% बढ़ा सकते हो, तो 11,000 करिए, तो आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा धीरे धीरे और ड्यूरेशन भी बहुत कम हो जाएगा। और एक और स्टेप है, जो डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं या बहुत सारे लोन लिए डेट लिए हुए हैं, उनके एक डेट कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी भी होता है। तो उसमें अगर हो सके तो आपके जो महंगे महंगे लोन हैं उनको आप करिए, कंसोलिडेट करिए कि कितना अमाउंट को आपको जरूरत है, और किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, एजीआई वगैरह से अगर आप लोन ले सकते हो सस्ते में, तो वो उधर से लोन लेके और आप जो है ये महंगे लोन पे ऑफ कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जो मंथली ईएमआई कम हो जाएगी और आपको ओवरऑल बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने महंगा लोन पे कर दिया। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लोन था 36% पे, और अभी आपको लोन मिल गया कहीं से 10-12%, आपका तो ईएमआई बच गया, तो इतना इंटरेस्ट कॉस्ट बच गया। तो ये सब स्ट्रेटेजीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोन को राइट ऑफ लोन से गेट रेड होने के लिए। इसका अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास क्योंकि यंगस्टर इन्वेस्टर भी हैं, तो एक यंग इन्वेस्टर कैप्टन रैंक के थे, वो आए थे,
वो क्योंकि यूनिट पीस में आई तो उनके खर्चे बढ़ गए, वो अभी कार भी ले ली, अभी मोबाइल की भी जरूरत है, थोड़ा लाइफ भी जीनी है, मतलब लाइफस्टाइल भी है, थोड़ा हो सकता है वो खर्च में आज से ज्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या क्रेडिट कार्ड लोन लिया हुआ था, क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर करते रहते थे, जो भी ड्यूज थे उसका मिनिमम अमाउंट पे किया और आगे। तो मैंने उनको देखा कि भाई आपका तो पर्सनल लोन है इतना महंगा, कार लोन है और क्रेडिट कार्ड लोन है, ये तो महंगा पड़ रहा है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है, जो आपके सेविंग्स हैं अभी तक के, उनसे आप इन लोन को पे ऑफ करिए। तो जनरली सेविंग से पे ऑफ हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड जो उनके वो एफडी थी जो उन्होंने एक्यूमुलेट की थी जब फील्ड में थे, तो उससे उनका वो क्रेडिट कार्ड लोन पूरा हो गया। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप धीरे धीरे अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा भले ही कम कर दो, लेकिन अपना कार लोन भी आप पे ऑफ कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 10% पे कार लोन था प्राइवेट बैंक से, और एक छोटा सा पर्सनल लोन था वो भी पे ऑफ कराया। ये स्ट्रेटेजीज हैं जिससे अभी वो 6 महीने बाद मेरे पास आए तो वो काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे, और उनका उसके बाद हमने उनकी एसआईपी अमाउंट बढ़ा दी। तो ये सब स्ट्रेटेजीज हैं, आप यूज कर सकते हो। तो पहले तो उसका इम्पैक्ट समझिए कि आपको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। वो मतलब क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में आ रहा है। और इन सब में सबसे खतरनाक चीज क्या है, आजकल लोग जो है लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं लास्ट वीक में एक सेमिनार लेने गया था, वहां पे मुझे एक जेंटलमैन मिले जिन्होंने 20 लाख का होम लोन लिया हुआ है और 12 लाख का पर्सनल लोन है, और उनकी तनख्वाह तो 50,000 भी नहीं थी, पर लोन मिल गया उन्हें। लोन लेके 20 लाख तो उनका चलो घर बनाने में या घर के काम में आ गया, 12 लाख तो उन्होंने एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कमा दिया। अब मेरे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आ रहे हैं, कुछ ले दे के, मैं बोला भाई मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं, ये तो आपने मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब ट्रैप में ना आए, समझदारी से काम ले। ये आजकल ऐप बेस्ड और ऑनलाइन 5 मिनट में लोन आ जाता है, इसका मतलब वो फ्री में नहीं आ रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस हैं जहां पे आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह फैसिलिटेट करती हैं, यू कैन बाय टुडे एंड पे टुमारो टाइप। तो इसका मतलब वो फ्री में नहीं है, वो उनको तो आप इंटरेस्ट दोगे, अभी नफा हुआ नुकसान हुआ वो आपने भुगतना पड़ेगा। इन सब से बच के रहें। यू आर वेरी राइट सर, कहना डेट मैनेज काफी जरूरी है, Correct. और आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। सर अब मेरा अगला सवाल है कि होम लोन लॉन्ग टर्म होता है, Correct. तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखो, होम लोन पहले तो एक गुड लोन होता है, ठीक है। तो होम लोन अगर आपको मिल गया तो उसको आप अगर अच्छी तरह, आपके पास सरप्लस भी है, तो मेरा सजेशन तो ये होगा, फाइनेंशियल इंडिकेटर या फाइनेंशियल कैलकुलेशन ये बोलते हैं, ये बहुत सस्ता आता है। आज के दिन भी देखें तो 8-8.5% में आपको होम लोन मिल रहा है, उसके ऊपर आप टैक्स बचाते हो, क्योंकि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री हो जाते हैं, और 1.5 लाख तक आप प्रिंसिपल पेमेंट जो है उस पर बचा सकते हो, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। तो इन इफेक्टिवली 6-6.5% में आपको मोटा अमाउंट लोन का मिला हुआ है। अगर आप उसको वाइजली मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको एक वाइज स्ट्रेटेजी, उसमें हमने दूसरा वीडियो बनाया था, वो अलग है। लेकिन उसको, आपका क्वेश्चन है कि होम लोन को कैसे मैनेज किया जाए, तो सबसे पहला मैनेजमेंट है कि भैया होम लोन की ईएमआई है, तो जहां हो सके, जहां आपके पास सेविंग हो, एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दो। आप चाहोगे, आप देखोगे कि साल में एक ईएमआई भी पे करी तो आपका जो 20 साल का लोन था वो हो सकता है 15-16 साल में ही खत्म हो जाए। दैट इज वन। दूसरा, हमें जब इन ईयरली इंक्रीमेंट मिलते हैं तो क्यों ना अपनी ईएमआई भी बढ़ा लें। अगर 10% का इंक्रीमेंट तो नॉर्मली होता है, तो 10% आप ईएमआई बढ़ा लो। जब आपको एरियर मिले या कोई क्लेम आए इकट्ठे, आपका सेविंग हो गए, तो उससे आप पे ऑफ कर दो, तो आपका प्रिंसिपल आउट होगा, तो आपका जो है लोन ड्यूरेशन, लोन ईएमआई कम हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम, एंड स्पेशली आजकल, क्योंकि अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया है, तो हमारे होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो हर साल कम से कम बैंक से कांटेक्ट करें, चेक करें कि आपका जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। अगर आपको कहीं से बेटर मिल सकता है, उससे सस्ता मिल सकता है, हो सकता है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से सस्ता मिल जाए,
तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका जो लोन का बर्डन है वो कम हो सकता है। जैसे AGIF है, वहां पे होम लोन सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल। तो वहां से भी आप होम लोन ले सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम बैंक। तो ये सब आप स्टेप ले सकते हो टू गेट रिड और पे ऑफ द होम लोन एज अर्ली एज पॉसिबल इन केस यू वांट टू। बिल्कुल। और ध्यान रहे मार्जिनल इंटरेस्ट रेट, कि मतलब 8% इंटरेस्ट रेट और 8.5% इंटरेस्ट रेट में आपकी EMI 10% तक चेंज हो जाती है। ओके। और आपका ड्यूरेशन भी सालों में चेंज हो सकता है। तो जहां भी हो सके सस्ते से सस्ता लोन लें, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करके लें। बिल्कुल सर, अब थोड़ा वार्निंग भी समझ लेते हैं कि अक्सर लोग कहाँ गलती करते हैं। पहली गलती जो लोग करते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं, वो लोन की EMI को लाइटली ले लेते हैं। तो अगर आप 2-3 किस्तों से ज्यादा डिफॉल्ट करोगे तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब होता है, तो अगली बार आपको लोन भी नहीं मिलेगा। दूसरा है जैसे कि क्रेडिट कार्ड का है, तो लोग क्या करते हैं कि वो मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है उसको पे ऑफ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो फ्री में जो है लोन आपका जो है पैसा रोल ओवर हो रहा है, वो फ्री नहीं होता है। पहले तो पेनल्टी लगता है और फिर आपको इंटरेस्ट रेट 2 से 3% पर मंथ लगता है। आई रिपीट, पर मंथ। मतलब साल में 36 से 40% का ब्याज देना पड़ता है। तो ये दूसरा होता है। तीसरा क्या होता है कि कुछ लोग जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया, लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मार्केट अगर डाउन हो गई तो आपका जो 10 लाख का लोन लिया, जो स्टॉक्स में लगाया वो 8 हो गए, तो आप वो 2 लाख कहाँ से भरोगे? तो वो बिल्कुल ना करें। लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली मार्केट इन्वेस्टमेंट। लोन लेके घर लेना इज स्टिल, क्योंकि वो एप्रिशिएटिंग एसेट है, इक्विटी में श्योरिटी नहीं है। और लोन लेके ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। और जो इंट्राडे अमाउंट, जैसे आपको 1:6 भी मिलता है कि आप 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, 6 लाख तक का आप इंट्राडे वगैरह पोजीशन ब्रोकर दे देते हैं, वो भी एक लोन का ट्रैप है। उसमें ना आए, अगर आपका इंट्राडे सौदा खराब हो गया तो आप उसमें ट्रैप में आ जाएंगे। तो ये गलतियां हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है कि आपका जो मंथली इनकम है, टेक अवे जो टेक होम जो इनकम है, उसका 30 से 40% से ज्यादा आपका EMI अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो लोग ओवर लिवरेज कर लेते हैं, बाद में वो उनको मुश्किल पड़ता है, क्योंकि मंथली इनकम तो आपके घर के खर्चे में भी जाएगी। अगर सारा इधर कमिटमेंट हो गया तो घर का खर्चा तो चलेगा, वो कैसे चलेगा? उस ट्रैप में आ जाते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें वो 20 लाख का होम लोन है और 12 लाख का पर्सनल लोन है जो उसने मार्केट में गंवा दिया है, वो हवलदार रैंक का है। टेक होम इनकम जो है उसकी 50,000 है। जब 50,000 है तो 32 लाख का लोन कैसे पे करेगा? ठीक है, तो इन ट्रैप से बच के रहें। ठीक है, तो हालांकि हमने उसको सजेस्ट किया है कि जो 12 लाख का लोन है वो कहीं से मैनेज कर सकता है, या तो होम लोन टॉपअप ले लो, या AGIF से कुछ एडिशनल मिल सकता है, या किसी से फ्रेंड से लो, लेकिन वो बाकी उनको पेमेंट कर दें, क्योंकि जो उनको जिस एजेंसी से उन्होंने लोन लिया हुआ है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत महंगा है। और अगला एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपने जो लोन लिया है, अभी आपने एक्टिव इनकम पे लिया है, जिसकी से आप थ्रू EMI पे करते हैं। अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपकी एक्टिव इनकम तो बंद हो जाएगी। अभी डिपेंडेंट्स के पास आप जो है बहुत बड़ी लायबिलिटी छोड़ के जाएंगे, तो पहले तो उनको इमोशनल गम होगा कि आप ना रहने का, दूसरा होगा फाइनेंशियली भी वो डिस्ट्रेस में हो जाएंगे। तो इंश्योर करें जब आप बड़ा अमाउंट लोन का लें, जैसे होम लोन लें या ऐसा कोई बड़ा लोन लें, तो एक साथ में उसको इंश्योरेंस कवर भी ले लें कि कल को आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस से वो पे ऑफ हो जाए। कम से कम आपके अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई, तो आपके डिपेंडेंट्स को कम से कम वो टेंशन में ना आए और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना हो जाए। तो इंश्योरेंस भी एक ऐसा चीज है जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। जनरली होम लोन्स वगैरह में अच्छी कंपनीज में इनबिल्ट होता है, अगर नहीं है तो ले लेना चाहिए। सर आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया जो हवलदार का आप बता रहे हो। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। आप जो लोन लेते हो तो सोच समझ के ले कि आप उसको चुका सकते हो या नहीं। सैलरी पे भी थोड़ा अपना फोकस वो देखे, मतलब कि जितनी आपकी सैलरी है उसमें से आप वो लोन काट सकते हो या नहीं।
तो इस चीज पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे सर ने बताया। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सर, ईएमआई प्रेशर का इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो लोग अक्सर एंशियस हो जाते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, डेट केवल नंबर का गेम नहीं है, इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो हर 6 महीने में अपना असेस करें कि आप कितना डेट रेशियो है, आपका डेट टू इनकम रेशियो कितना है, कितनी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल में रखें। एक दूसरा है कि जैसे ही आपका कोई लोन पूरा हो गया है, लोन आपने पे कर दिया, तो उसको सेलिब्रेट करें, अपने आप को पैट करें, अपने आप को रिवार्ड भी दें, छोटा सा सेलिब्रेट करें। क्योंकि और तीसरा है लोन रीपेमेंट, वो आपकी जिम्मेवारी है, तो उसको पनिशमेंट ना समझे, उसको मिशन समझे। उसको मिशन मान के लें कि भैया ये लोन मैंने इस टाइम में पूरा करना है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन में रहें, इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन, डेट मैनेजमेंट में डिसिप्लिन, और कंसिस्टेंट रहें, सेविंग्स को कंसिस्टेंट रखें, कंसिस्टेंटली आपकी ईएमआई भी पे करें, और आप जल्दी से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, लोन लेना गलत नहीं है, पर अगर उसे ठीक से मैनेज नहीं किया तो वो आपको मैनेज करने लगता है। दिक्कतें वहीं से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। सो एनी फाइनल वर्ड्स हमारी ऑडियंस के लिए? यस, सबसे बड़ा टेंशन कर्ज का नहीं होता है, पैसों का नहीं होता है। जो लोन के साथ में जो टेंशन आती है वो सबसे बड़ा कर्ज होता है। तो अपने कंट्रोल और डिसिप्लिन से आप इसको पहले तो समझे, कंट्रोल करने की कोशिश करें और डिसिप्लिन रखें, उससे आप इसका छुटकारा पा सकते हैं। तो लोन मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और उसको समझदारी से लोन को हैंडल करें, एंड you will surely get your financial freedom at the earliest. थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। जय हिंद, स्टे फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू।